नीति विज्ञान में हम पढ़ रहे थे भारत की न्यायपालिका, और भारत की न्यायपालिका में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट के गठन के अंतर्गत हमने कुछ अनुच्छेदों के तहत चर्चा की थी। उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, उनकी योग्यताएं क्या रहेगी, ठीक है, किस तरह उनको हटाया जा सकता है, इन सभी विषयों पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अनुच्छेद है वो 124 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 124 है उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो 124 के अंतर्गत अपने देखते हैं कि संविधान के अंदर, संविधान के अनुसार एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा 124 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। उसके अंतर्गत कुछ पार्ट आते जैसे 124(1), 124(1), इसी तरह 124(2), इसी तरह 124(2) कै, इसी तरह 124(3), इसी तरह 124(4), इसी तरह 124(5) और 124(6). ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनके अंतर्गत संविधान के अंदर कुछ विशेष प्रावधान किए गए। तो 124 की अगर बात करें तो 124 के अंतर तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात की गई है। और 124(1) है वो क्या कहता है कि मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो 124(1) के अनुसार यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 124(1), ठीक है। इसके अंतर्गत जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश है। वर्तमान के अंदर इनकी संख्या 31 है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 124(2). तो 124(2) ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो 124(2) है वो हमें इनके नियुक्ति के बारे में बताता है कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और 124(2) का ये हमें ये बताता है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल का रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि 65 वर्ष तक की आयु, ठीक है ना, 65 वर्ष तक की आयु तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो 65 वर्ष तक बने रहते हैं। जबकि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इनके पास 3 साल एक्स्ट्रा है। ये अनुच्छेद बताता है 124(2) कै, ठीक है। 124(2) के अंदर तो दिया है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, और 124(2) कै के अंदर दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना रहेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 124(3).
ठीक है। 124(3) के अंतर्गत दिया हुआ है न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक है, यानी कि इनकी योग्यताएं क्या रहेगी। तो योग्यताओं में दो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। भारत का वो नागरिक होना चाहिए, तो कॉमन बात है। उसके अलावा जो योग्यताओं में दो जो महत्वपूर्ण वो बात है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश तो एक कोलिजियम प्रणाली से आता है, यानी कि न्यायाधीश बनेगा तो न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या रहेगी। पहली बात यह है कि उसको कम से कम 5 साल तक किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहने का अनुभव प्राप्त हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट में, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक यदि वो एक न्यायाधीश के पद पर रहा हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। अगर ये योग्यता पूरी नहीं होती है तो दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी योग्यता है कि ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 साल तक वकालत कर रखा हो, यानी कि 10 साल से वकील रहा हुआ हो हाई कोर्ट के अंदर, तो वो आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। तीसरी योग्यता में यह है कि अगर ये दोनों योग्यता नहीं है तो फिर भी क्या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बना सकता है मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो उसके अंतर्गत अपने इस संविधान में अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत एक बात और भी लिखी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा विधिवेता है, अच्छा ज्ञान रखने वाला है, नॉलेज रखने वाला है, कानून का अच्छा ज्ञाता है, तो राष्ट्रपति है उसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि बार की न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहली योग्यता क्या है कि हाईकोर्ट में 5 साल तक वो आदमी कम से कम न्यायाधीश रहा होना चाहिए। अगर ये योग्यता पूरी नहीं होती है तो वो व्यक्ति कम से कम 10 साल तक वकालत की हो, उसने हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, तो वो आदमी न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी कंडीशन है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कम से अच्छा एक विधिवेता हो, तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। उसके बाद आता है 124(4) और 124(4) क्या कहता है, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया। क्या कहता है, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, यानी कि न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए दो स्थिति है, एक तो कदाचार है, एक असमर्थता है। कदाचार का मतलब है यदि कोई न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन करता है या फिर संविधान का अतिक्रमण करता है या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है, तो उस स्थिति में उस न्यायाधीश के खिलाफ, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है, और प्रस्ताव अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उस न्यायाधीश को राष्ट्रपति उसके पद से हटा देता है। तो कहने का मतलब उस स्थिति में एक चीज़ महत्वपूर्ण रहती है, यदि ऐसा प्रस्ताव किसी न्यायाधीश के खिलाफ आता है तो अगर प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 सदस्य उसके ऊपर हस्ताक्षरित होने चाहिए, यानी 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर यही प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो कम से कम 50 लोगों का अनुमोदन होना चाहिए। तो फिर प्रस्ताव है उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग में 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पहलू है कि न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो ये तो ठीक कदाचार की। एक होती है असमर्थता की। असमर्थता का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश बन गया है लेकिन उसके पास इतना अनुभव नहीं है, या मतलब वो अपने कार्य को करने में असमर्थ है, ठीक है ना, तो उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है। असमर्थ है उसमें दो स्थितियां बनती है, या तो उसको अपना कार्य का पूरा अनुभव नहीं है, ठीक है, इस कारण उस पर आरोप लग रहे हैं, या फिर वो खुद अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे रहा है कि मैं ये कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ, तो वो अपने पद से हट सकता है। तो 124 अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी संविधान के अंतर्गत, वो हमें सारी बताता है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124(5), ठीक है, और 124(5) जो है वो विशेष प्रकार के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। और 124(6) के अंतर्गत 124(6) के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, शर्त दी हुई है।
यानी कि जो न्यायाधीश बनेगा या मुख्य न्यायाधीश है वो उसकी नियुक्ति हो रही है, तो वो शपथ जब लेगा अपने पद की तो उस शपथ के बारे में अनुच्छेद क्या है 124(6) है। यानी कि जो शपथ जो है वो संविधान की अनुसूची 3 के अंदर वर्णित है, उस 3 के प्रारूप के अनुसार वो शपथ लेता है। अब प्रश्न पूछता है कई बार एग्जाम में कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो इनको अपने पद की और गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। अब राष्ट्रपति अगर खुद उपस्थित नहीं है तो वो अपने राष्ट्रपति खुद किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसके समक्ष ये लोग अपने पद की शपथ लेते हैं। तो 124(6) में क्या है, शपथ के बारे में प्रावधान है। तो ये तो थे महत्वपूर्ण संविधान अपने सुप्रीम कोर्ट के गठन से जुड़े हुए भाग। ये तो था क्या, गठन के महत्वपूर्ण पार्ट चल रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने 124 देखा, 124(1) देखा, 124(2) देखा, 124(2) कह देखा, 124(3) देखा, 124(4) देखा, 124(6) देखा। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 125। अगर ये आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अनुच्छेद 125 पे चलते हैं कि 125 अनुच्छेद क्या कहता है संविधान का सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 125 जो अनुच्छेद है उसमें क्या प्रावधान है और उससे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्थाएं बनती है। तो 125 है अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, क्या है, न्यायाधीश हैं। अब चाहे न्यायाधीश है चाहे मुख्य न्यायाधीश है, जो भी है, ठीक है ना, तो इनके वेतन, ठीक है, इनके वेतन भत्ते, इनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो 125 अनुच्छेद क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्तों के बारे में बताता है। तो इनके वेतन भत्तों के अंदर बढ़ोतरी अगर करनी होती है, ठीक है ना, बढ़ोतरी करनी है, तो ये कार्य है किसके पास है, संसद के पास है। संसद एक विशेष प्रकार का इसमें मतलब एक साधारण विधेयक होता है, एक तरह से वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ साधारण विधेयक पास करती है और उससे इन लोगों का वेतन बढ़ा भी सकती है। तो ये 125 अनुच्छेद है। 125 किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि यूँ याद रखिए 125 रुपये में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश काम करता है। 125 रुपये में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश काम करता है, यानी कि न्यायाधीश के वेतन भत्ते। तो 125। उसके बाद आता है अनुच्छेद 126। अब अनुच्छेद 126 और 127 दोनों एक साथ करवाता हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 126, 127। 126 के अंदर क्या है, मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में है और 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोनों में प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में कई बार सीधा अनुच्छेद भी पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो आपका उत्तर आना चाहिए अनुच्छेद 127। अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वो बात करता है तो प्रश्न आपका उत्तर आना चाहिए 126। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं कि मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है और तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, क्या, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश अगर कार्य करने में असमर्थ है, क्या है, कार्य करने में असमर्थ है या छुट्टी पे चल रहा है या किसी कारणवश ये सीट खाली है, तो राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट का कार्य प्रभावित न हो। ध्यान रखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 126 के तहत। ये महत्वपूर्ण बात है। अब बात आती है कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है प्लस 30 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। टोटल संख्या कितनी है? 31 है। अब ये 31 के 31 लोग तो उपस्थित होते नहीं है, कोई छुट्टी पे रहता ही रहता होगा। अब क्या होता है, जिस तरह सदन के अंदर कोरम होता है, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोरम चलता है। ठीक है ना। तो कोरम का मतलब होता है क्या? गणपूर्ति। ठीक है ना, गणपूर्ति। अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जो जजों अपने न्यायाधीशों की सीटें खाली है, या छुट्टी पे चल रहे हैं, या लंबे समय से सीट खाली चलेगी, ऐसी स्थिति के अंदर उस गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, उस गणपूर्ति को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, ये सोचता है कि इसके अंदर कोरम पूरा नहीं है, तो वो क्या करता है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश ये सोचता है कि गणपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ऐसे न्यायाधीश हैं जो किसी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं? किसी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, और हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा, जिनको अपने बोलेंगे क्या? तदर्थ न्यायाधीश। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीशों की गणपूर्ति को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश स्टेट के अन्य उच्च न्यायालय वहाँ से कुछ न्यायाधीशों की अस्थायी रूप से नियुक्ति करेगा, और ऐसी नियुक्ति क्या कहलाएगी? तदर्थ न्यायाधीश कहलाएगी। तो ध्यान रखना, ये अनुच्छेद कौन सा है? 127, जो बताता है तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। अब दूसरी बात, प्रश्न यहाँ इतना अंतर हो गया है कि आपसे अगर वो पूछता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तब वो उत्तर आना चाहिए राष्ट्रपति करता है। जब प्रश्न आए कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश करता है। किसकी सलाह से? राष्ट्रपति की सलाह से। तो राष्ट्रपति से वो सलाह लेता है, उसके बाद वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति की सलाह लेने के साथ साथ एक नियम और भी है कि राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन जिस राज्य से वो उठा रहा है, मान लो वो राजस्थान से जो 2 न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको तदर्थ न्यायाधीश बना रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश, तो वो राष्ट्रपति से सलाह लेगा ही लेगा। उसके साथ साथ वो राजस्थान के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी सलाह लेगा कि हम आपके 2 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं, तो उसकी स्वीकृति भी आवश्यक है। उसके बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 126 किसके बारे में बताता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताता है, और 127 किसके बारे में बताता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 128। तो 126 और 127 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। 128, 127 तदर्थ न्यायाधीश, 126 था किसके बारे में? मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 में क्या प्रावधान है? तो 128 अनुच्छेद में क्या है? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का जिम्मा सौंप सकता है। यानी कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को अगर सुप्रीम कोर्ट में कार्य का दबाव ज़्यादा है तो मुख्य न्यायाधीश अवकाश जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, न्यायाधीश, उनको भी कार्य सौंप सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 128 के तहत। तो अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि उसको कार्यभार सौंपने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? 128 अनुच्छेद है, जो हमें ये बताता है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है उनको किस तरह वो
कार्य सौंप सकता है। तो ये एक तरह का एक मतलब अनुरोध ही होता है, ठीक है, अनुरोध होता है। उसमें जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट में कार्य करे या न करें उसकी इच्छा पर निर्भर है। उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आपको सुप्रीम कोर्ट में कार्य करना ही पड़ेगा। अगर उसकी इच्छा है तो वो कर सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो उसको नकार भी सकता है। तो ये क्या है, अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 128। उसके बाद आता है अनुच्छेद 129। 129 अनुच्छेद क्या कहता है वो देखिए। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, अभिलेख न्यायालय। क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले आते हैं उनका रिकॉर्ड रहता है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जितने हाई कोर्ट या अन्य जो अधीन सत्र न्यायालय आते हैं उनके मामले हैं, उनसे संबंधित जुड़ी हुई फाइल भी वो सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है। तो जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस में लिया है तो वो जो उसका निर्णय है वो सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वो आगे एक तरह से प्रेरणा बनती रहे। जैसे ऐसा ही मामला किसी हाई कोर्ट में आएगा तो हाई कोर्ट उस मामले का संदर्भ लेते हुए अपना निर्णय देगा। तो सारे मामले आते हैं, जितने भी उनके निर्णय जो होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक क्या है, अभिलेख न्यायालय। इसके अंतर्गत तो दूसरी बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट है वो अगर उसकी मतलब अवमानना करता है, ठीक है ना, अवमानना करता है कोई भी व्यक्ति या संस्था, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, चाहे कोई व्यक्ति करता हो या फिर कोई संस्था करती हो, तो उसको दंड देने की शक्ति भी रखता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उनको सजा दे सकता है। ये भी 129 के तहत ही पावर मिली हुई सुप्रीम कोर्ट को कि कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार, ठीक है ना, किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय उसकी अवमानना करता है, ठीक है ना, उसकी मतलब आलोचना करता है या उसके निर्णय को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सजा दे सकता है 129 के अनुच्छेद के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 130। 130 अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है देखिए। 130 जो अनुच्छेद है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा, यानी कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो अपने जो संविधान है उसके अंदर दिल्ली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी, दिल्ली की जाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदला जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदलने के संदर्भ में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति की सलाह से बदल भी सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि वहाँ की स्थितियाँ अनुकूल नहीं है कार्य करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर संचालित किया जा सकता है, और ऐसा कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से सलाह लेता है। तो यानी कि 130 जो अनुच्छेद है वो किसके बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ रहेगा। तो 128, 129, 130, 127, 125। अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अनुच्छेद। अगर आपको अनुच्छेद अच्छे से याद रहेंगे तो आपको पॉलिटिकल बहुत ही सरल लगने लग जाएगी। मैंने बताया 125, 126, 127, 128, 129, ठीक है। 125 में मैंने बताया न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है ना, न्यायाधीशों का वेतन। 126 में मैंने बताया कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 127 में मैंने बताया तदर्थ न्यायाधीश, क्या बताया, तदर्थ न्यायाधीश। और 128 में मैंने बताया अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 129 में मैंने अभी बताया आपको अवमानना, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। और 130 में बताया कि न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। तो एक बार मतलब आप इन अनुच्छेदों को साइड में अपने नोटबुक के अंदर साइड में छोटे रूप में लिख लिया करो, ताकि जैसे पढ़ते जाओ तो आप एक कम टाइम में उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें, ताकि अनुच्छेद हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से फीड हो जाए। उसके बाद अपने बात करते हैं अनुच्छेद 131 की।
ठीक है। तो 131 अनुच्छेद है वो सीधा सीधा शक्तियों पे चला जाता है। तो इसका मतलब आगे के जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, जिसको अंतर्गत अपने 131, ठीक है, 132, 133, 134, 136, ये जो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है 143। ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करता है और किस तरह उसके अंतर्गत मतलब कैसे जाते हैं, क्या होता है उसके बारे में है। तो वो सारे अनुच्छेद अपने क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो शक्तियों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो उससे पहले अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को थोड़ा सा विभाजित कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार या शक्तियां, टॉपिक क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, कौन कौन सा पावर है, किस तरह उनका क्षेत्राधिकार रहता है। तो इसको समझने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं। उसका जो पहला भाग आता है वो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। और चौथा आता है इसका सलाहकारी शक्ति। और चौथा इसके अंतर्गत आता है न्याय अधिकरण, ठीक है। तो ये 4 तरह के इसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है उसके बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या चीज़ें आती है। दूसरे में हम पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या चीज़ें आती है। सलाहकारी शक्ति में क्या आता है, और न्याय अधिकरण है ये अपने आप में अलग टॉपिक बनाता है, ठीक है, जिसको हम अलग से पढ़ते हैं न्याय अधिकरण में। तो मुख्य रूप से अपने 3 भाग पढ़ेंगे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के तहत, एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक सलाहकारी शक्ति। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये अनुच्छेद है वो है 131, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 132, ठीक है, 133, 134, 136, ये अनुच्छेद आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और सलाहकारी शक्ति है ये आती है 143 के अनुच्छेद में। तो पहले अपने देख लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो आपको समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार को हम 3 मुख्य रूप से 4 भागों में तोड़ते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, न्याय अधिकरण। थोड़ा थोड़ा इसको और बता देता हूँ। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ऐसे मामले, ठीक है ना, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हैं, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाते, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसे मामले जो अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जैसे कोई हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो अपनी अपील अपने सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रावधान है जिसको हम पढ़ेंगे आराम से। और सलाहकारी शक्ति का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब किसी विधि के ऊपर, ठीक है ना, भ्रमित होता है, ये एक तरह से मतलब डिसीजन नहीं ले पाता है, ऐसा कोई विधेयक संसद ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए गया, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने से पहले ये सोच रहा है कि ये विधेयक देश के हित में है या नहीं है। दूसरी बात, वो विधेयक संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, ऐसा उसको आशंका है। तो उस मुद्दे पर वो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है कि उसके ऊपर उसके राय दे वो। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसके ऊपर राय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और राष्ट्रपति उस न्याय को